नमस्कार। तो डेट है आज की 3 जून 2020 और स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 3 जून के बनते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर हिमाचल की जितने भी वीडियोज हैं उन सभी का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू एम्पावर एमएसएमईज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमएसएमईज को मजबूत करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। देखो, एमएसएमई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो एमएसएमई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। देखो, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि एमएसएमईज को मजबूत करने के लिए कौन सा जो पोर्टल है वो शुरू किया गया है, प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो वो चैंपियन नाम से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, ये चैंपियन प्लेटफॉर्म है। अब देखो, चैंपियंस के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पोर्टल लॉन्च किया गया, तो चैंपियंस की जो फुल फॉर्म है यहाँ से देखिए, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये जो है ये चैंपियंस की फुल फॉर्म है और ये एमएसएमईज को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये प्लेटफॉर्म चलाया गया है। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने देखो एमएसएमई के बारे में पढ़ा, एमएसएमई के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वैसे इसकी एक नई डेफिनेशन दी गई है अभी, तो नई डेफिनेशन को आप देखेंगे तो ये नई डेफिनेशन है इसकी। अब इस डेफिनेशन को आप किस तरह से समझेंगे, ये इसकी पुरानी डेफिनेशन है, ये इसकी नई डेफिनेशन है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये तीन टर्म है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। माइक्रो में कौन कौन से एंटरप्राइजेज आते हैं, तो देखो तो माइक्रो में वो आते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर नीचे वाला देखिए आप, ये नई डेफिनेशन है। माइक्रो में वो आते हैं जिनमें जो है वो 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट होती है, जिनका टर्नओवर और 5 करोड़ से कम होता है, तो ये माइक्रो में आते हैं। स्मॉल में आते हैं जिनका 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम है, ये स्मॉल में आते हैं। और मीडियम में आते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ है, परंतु 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम है, परंतु टर्नओवर जो है वो 100 से या 100 करोड़ या 100 करोड़ से कम है। ये आप इसके बारे में याद रखिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, अगर हो सके तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये हो गया चैंपियंस के बारे में, एमएसएमई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली व्हाट माइक्रो क्रेडिट स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रीट वेंडर। तो अभी हाल ही में रेहड़ी विक्रेताओं के लिए कौन सी माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू की गई है। देखो, जितने भी रेहड़ी और फेहड़ी वाले होते हैं, जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, कोई सब्जी की रेहड़ी लगाता है, अलग अलग रेहड़ियाँ लगाते हैं, इनके लिए एक नई सुविधा लॉन्च की गई है। ये कौन सी सुविधा है, तो ये है ऑप्शन डी, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना है। अब ये योजना जो है वो शुरू की गई है। रेहड़ी, जितने भी लोग रेहड़ी लगाते हैं, इस योजना में होगा क्या, देखो इसमें जो पीएम स्वनिधि है, इसमें लोगों को, जो रेहड़ी लगाते हैं लोग, उनको लोन दिया जाएगा। और लोन जो है वो दिया जाएगा, देखो 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और इसमें इन लोगों के लिए क्या कंडीशन रखी गई है, इसमें कंडीशन रखी गई है कि इस लोन को जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल के टेन्योर पर जो है वो वापस भी कर सकते हैं। तो ये इन लोगों के लिए जो है, ये इन्होंने टर्म रखी है कि ऐसा हो सकता है। और इसमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो है 7% पर एनम। देखो, ये बेसिक सा आपने पढ़ा पीएम स्वनिधि के बारे में। बस यही आपको यहाँ से याद रखना है कि ये पीएम स्वनिधि है क्या, और माइक्रो क्रेडिट किसके लिए ये है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप लॉन्च्ड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रिसेंटली टू कीप अ ट्रैक ऑन वेंटिलेटर्स एंड हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हाल ही में वेंटिलेटरों और अस्पताल के बेड को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। वो इसके लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का क्या नाम है, इस ऐप का जो नाम है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली कोरोना। दिल्ली कोरोना इसका नाम है। दिल्ली की बात हुई है। देखो, दिल्ली के द्वारा कोरोना को लेकर पहले भी अच्छा काम किया जा चुका है। यहाँ पर देखो, दिल्ली सरकार ने जो है इससे पहले भी कुछ योजनाएं लॉन्च की थी। देखो, ऑपरेशन शील्ड जो है दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया था। ये ऑपरेशन शील्ड इम्पॉर्टेंट है। देखो, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, SHIELD, ये अलग अलग टर्म है। देखो, एस डिफाइन करता है कि अगर कहीं पर भी कोरोना का केस आता है तो उस एरिया को सील किया जाए। उसके बाद एच चाहता है कि जो भी सेंटर बनाए गए हैं उनमें होम क्वारंटाइन उन लोगों को रखा जाए। और आइसोलेशन आई स्टैंड करता है। और ई जो है वो असेंशियल सप्लाईज ऑफ कम्युनिटी, की लोगों को असेंशियल सप्लाई इंश्योर की जाए। और एल जो है वो लोकल सैनिटाइजेशन ऑफ एरिया बाय अथॉरिटीज़।
और डी मतलब एल से सैनिटाइजेशन लोकल एरिया की जाएगी अथॉरिटी के द्वारा। और डी स्टैंड करता है डोर टू डोर हेल्थ चेक, मतलब हेल्थ चेक होगा लोगों का डोर टू डोर जाकर। तो ये ऑपरेशन शील्ड है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो इनके बारे में आप समझ गए, एक दिल्ली कोरोना ये ऐप हो गया और दूसरा जो है वो है ऑपरेशन शील्ड। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी कि दिल्ली कोरोना ऐप क्यों है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन है सी टैप विच इज़ कोविड-19 टेक्नोलॉजी असेस पूल लॉन्च्ड बाय। तो ये सी टैप जो है एक कोविड-19 असेस पूल है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऑप्शन ए सही है, और कोस्टा रिका के द्वारा, ऑप्शन बी भी सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, ओनली ए एंड बी। देखो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात दिल्ली हो रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी कोस्टा रिका के साथ मिलकर ये एक टेक्नोलॉजी असेस पूल लॉन्च किया है जिसका नाम है सी टैप। ये आपको याद रखना है इसका नाम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात डेली हो रही है, कल भी हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। पढ़ा क्यों था? पढ़ा इसलिए था क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट ने जो था वो टर्मिनेट किया था खुद को WHO से, है ना। तो ये एक WHO के बारे में आप याद रखिएगा। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ये कोस्टा रिका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखो ये एक कंट्री है ना, ये कंट्री है एक, और इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसकी कैपिटल है सैन जोस में स्थित। कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये आप याद रखिए WHO और कोस्टा रिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ रेज्ड अ येलो वार्निंग ऑफ साइक्लोन निसाग्रा इट हैज़ फॉर्म्ड इन। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात निसग्रा की एक पीली चेतावनी दी है, येलो अलर्ट जारी किया है। इसका गठन हुआ है, ये कहाँ पर फॉर्म हुआ है? ये जो नया साइक्लोन बताया जा रहा है साइक्लोन निसाग्रा, देखो ये अराबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है, ऑप्शन बी सही आंसर है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इससे पहले भी एक साइक्लोन आया था, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो साइक्लोन निसाग्रा है ये फॉर्म हुआ है अराबियन सी में। तो भी हाल फिलहाल के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया गया है वो महाराष्ट्र और साउथ गुजरात में जारी किया गया है। तो यहाँ पर ये जारी किया गया है, और देखो इसकी स्पीड अभी तक ये मानी जा रही है कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 100 या 120 किलोमीटर पर आवर के बीच में इसकी स्पीड होगी, है ना। ये हो गया इस निसाग्रा साइक्लोन के बारे में। इससे पहले भी देखो कई साल पहले साइक्लोन आया था एक मुंबई महाराष्ट्र में, फयान साइक्लोन। तो ये फयान साइक्लोन भी इम्पोर्टेंट है ना। ये फयान साइक्लोन महाराष्ट्र में आया था, उसके बाद अब ये निसाग्रा साइक्लोन है ना। ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। अभी भी कुछ दिन पहले एक साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन अम्फान। देखो साइक्लोन अम्फान जो था ये बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ था, है ना। देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन अम्फान जो था इसकी स्पीड थी 221 किलोमीटर पर आवर। तो ये साइक्लोन अम्फान के बारे में हो गया और साइक्लोन निसाग्रा के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय अमेरिका। तो अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने किस चरमपंथी समूह को जो है वो आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? देखो अभी हाल ही में एंटीफा एक चरमपंथी ग्रुप है, ऑप्शन बी सही आंसर है। एंटीफा ग्रुप को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी देखो बात हुई क्या थी, आखिर न्यूज़ में क्यों आया और इस तरह का स्टेप क्यों लिया गया। पिछले कल की वीडियो जो थी हमारी करंट अफेयर की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु और उनकी मृत्यु के बाद जो था वो अमेरिका में हिंसा भड़क गई है। तो कई स्टेटों में हिंसा भड़क गई थी USA में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने ये अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि एक चरमपंथी ग्रुप है एंटीफा जिसका नाम है, इस समूह को जो है वो आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये घोषणा की गई है, इसका नाम आप याद रखिएगा। अब दो नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला नाम जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, इनका जो है इनकी मृत्यु हुई थी, और दूसरा ये एंटी टेररिज्म ग्रुप जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको डिक्लेयर किया गया है एंटीफा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। एंटीफा मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। तो आई होप कि ये दो चीज़ें आपको समझ आई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? अभी देखो हाल ही में ये न्यूज़ में था। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये न्यूज़ में क्यों था?
देखो न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चल रहा है उसके तहत 1124 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी दी है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी है 1124 मेगावाट। ठीक है, ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो है प्रोजेक्ट जो चल रहा है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है इसके तहत जो है इसको मंजूरी दे दी है। ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए ये खबरों में था और आपने इसके बारे में जान भी लिया। बस यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। अब देखो, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में है। मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको ये देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, बस बेसिक चीज़ें समझ लेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पता चल जाए। देखो, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ये 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, एक है ईस्टर्न सेक्टर, दूसरा है मिडल सेक्टर और तीसरा है वेस्टर्न सेक्टर। इन 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है और इंडिया और चाइना की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको क्या कहते हैं, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिस्प्यूट क्यों है, देखो एक्चुअली में है क्या कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका ये क्लैरिफाई नहीं है कि कहाँ पर, ऐसा तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो क्लैरिफाई थोड़ा सा है कि यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, पर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ है। अब इंडिया जो मानता है वो मानता है कि इसका जो बॉर्डर है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3488 किलोमीटर की, और चाइना इसको कंसीडर करता है 2000 किलोमीटर की। तो इनके अलग अलग मैप हैं और फिर उसको लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। अब ये तो हो गया इसके बारे में। अब लाइन 3 सेक्टर आपने देखे, ये 3 सेक्टर कहाँ कहाँ पर है, तो ये मैप है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये हमारा मैप है। तो यहाँ पर ये 3 सेक्टर कहाँ कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जो वेस्टर्न सेक्टर है देखो वो यहाँ पर है, ये वेस्ट, इस साइड ये वेस्टर्न सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर पड़ता है। वेस्टर्न सेक्टर का जो बॉर्डर है वो है 1570 किलोमीटर, 1570 किलोमीटर, ये इसका बॉर्डर है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, जो हमने वेस्टर्न सेक्टर में। देखो वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पर आप देखो, वेस्टर्न सेक्टर में जो है वो कौन क्या क्या पड़ता है, वेस्टर्न सेक्टर में आता है लद्दाख का जो एरिया है। पेंगंग त्सो लेक इसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ था, तो वो लद्दाख में है, कुछ पार्ट उसका चाइना के पास है, कुछ इंडिया के पास है, तो उसको लेकर डिस्प्यूट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट अगला सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है, देखो वो है सेंट्रल सेक्टर। ये जो सेंट्रल सेक्टर है यहाँ पर अपना उत्तराखंड आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। ये सेंट्रल सेक्टर कहाँ जैसे है, सेंट्रल सेक्टर आप यहाँ से कुछ मान के चलिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आप मान के चलिए कुछ यहाँ तक, इस तरह से ये सेंट्रल सेक्टर है ना। तो ये यहाँ पर इस डिस्प्यूट होता रहता है। इसका जो डिस्टेंस है वो है 545 किलोमीटर। ठीक है, ये है सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड आता है। और जो अपना ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर में क्या क्या आता है, वो ईस्टर्न सेक्टर में यहाँ पर पढ़ेंगे आप तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम यहाँ पर आते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में भी डिस्प्यूट काफ़ी होता रहता है। तो यहाँ से ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ तक मान के चलिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखो इसमें जो है वो अरुणाचल आ जाता है, यहाँ पर अरुणाचल आ गया, ठीक है, और सिक्किम का कुछ एरिया यहाँ पर आ जाता है। तो इसको लेकर अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है। तो यहाँ पर ये सिक्किम है, इसको लेकर डिस्प्यूट होता रहता है। तो ये है चाइना और इंडिया के बीच में। देखो 3 सेक्टर्स में ये डिवाइड हुआ है, कौन कौन से ये सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स में क्या क्या पड़ता है, पेंगोंग त्सो लेक कहाँ पर स्थित है, चाइना और इंडिया के बीच जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसका क्या नाम है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंडिया कितना किलोमीटर कंसीडर करता है, चाइना के लोग कितना किलोमीटर कंसीडर करता है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो क्या है, देखो वो बात है डिस्प्यूट क्यों है, ये डिस्प्यूटेड एरिया क्यों है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है वो ये है कि मैप ही जब दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग हैं तो यहाँ पर डिस्प्यूट होता रहता है। तो अभी भी मैप के कारण ही डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि देखो क्लैरिफाई ही नहीं है जब कि कौन सी बॉर्डर है, कौन सा कहाँ पर हम हमारी बॉर्डर से न रहेगी, तो ये मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे चाइना थोड़ा सा, मान लीजिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो चाइना यहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। आई होप कि यहाँ से आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में समझ आया होगा।
हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखो दो लाइनें हैं, एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो इसको LOC कहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ है, ठीक है, इसके बीच कंफ्यूज मत होना, ये पाकिस्तान के साथ है और ये चाइना के साथ है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ये जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको इसका आंसर आता है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हो गया। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस? अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। So that's all for today. Thank you very much for watching the video.